हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का यह सेशन है आरआरबी ग्रुप डी का आपका सेशन रहेगा। जो आरआरबी ग्रुप डी की अभी परीक्षा है उसके लिए सेशन है। सेशन के अंदर सामान्य विज्ञान है, जर्नल साइंस का आपका यह सेशन रहेगा। और सेशन का टारगेट क्या है कि 25 में से 25 अंक लाना, जो आपका पूरे 25 में से 25 अंक आपको दिला दे। तो हम क्या क्या कर रहे हैं, पी वाई क्यू, जितने भी पी वाई क्यू हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी 26 सितंबर 2022 शिफ्ट 1, सभी पी वाई क्यू करते हुए चलेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं पेपर में। हमने किस बिहाफ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखा है, इस बिहाफ पे रखे हैं कि आजकल जर्नली एग्जाम में कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका क्या सेशन का आपका रहेगा मेन मोटिव आपका। देखते हैं, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंग को सुनने की सीमा। देखिए, जो लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे, भूल कर भी इस सेशन को स्किप ना करें, भूल कर भी इस वीडियो को ना छोड़ें। और सेशन हमारे चैनल पे लगातार चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में, ठीक है। हम साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन के साथ में टॉपिक भी कर रहे हैं। तो सेशन को अंत तक जरूर देखें। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। चलिए, ध्वनि तरंगों को सुनने की सीमा की जो आवाज है आपकी, उसको हम किस सीमा तक सुन सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनने से भी कान खराब हो जाते हैं, आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। क्यों? क्योंकि हम एक जो लिमिट होती है, एक जो आपकी सीमा होती है, उससे ज़्यादा हम आवाज़ को सुन नहीं सकते। तो वो सीमा कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, इतनी हम आवाज़ सुन सकते हैं। हमारी सीमा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा यह सीमा होती है। इससे अगर ज़्यादा की है तो वो क्या कर सकती है, आपके जो कान का पर्दा होता है, ईयर डम होता है, उसको क्या कर सकती है, खराब कर सकती है, और आपका ब्रेन को भी डैमेज कर सकती है। तो सामान्य मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही ध्वनियाँ सुन सकता है। देखिए, जो पशु होते हैं, जैसे आपके कुत्ते जो होते हैं, वो कितनी सुन सकते हैं, वो 50 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। उनकी सीमा होती है 50,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं वह। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनामा किस ऊर्जा को किस में बदलता है। तो डायनामा आपका क्या करता है, डायनामा एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा, घुमाने की क्रिया को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ऐसा यंत्र है यह जो घुमाने की ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और यह किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस सिद्धांत पे यह आपका कार्य करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, बैटरी। जो बैटरी होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देती है। आपकी ऊष्मा ऊर्जा, जो आपकी ऊष्मा गर्मी, उसको विद्युत के अंदर कौन बदलता है, ऊष्मा और थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर। आपका जो थर्मो इलेक्ट्रिकल मतलब गर्मी, थर्मो सॉरी, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जनरेटर थर्मो से आप मतलब तापमान जो आपका रहता है, इलेक्ट्रिक विद्युत, थर्मो तापमान को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलना थर्मो इलेक्ट्रिक का काम होता है। प्रकाश जो आपकी है उसको यांत्रिक के अंदर बदलना,
यह ऐसा परिवर्तन देखो सामान्य रूप से देखा नहीं जाता, लेकिन हम प्रकाश को विद्युत के अंदर बदल सकते हैं, जो ये हमारे सोलर पैनल वगैरह होते हैं, इससे हम जो करते हैं। अब ये जो डायनामो था, इसका उपयोग कहाँ होता है? उपयोग होता है इसका साइकिल के अंदर, टरबाइन के अंदर, जनरेटर के अंदर। साइकिल का पहिया घूमता है ना, यांत्रिक मतलब जो घूमने वाली ऐसी जो क्रिया है उसको विद्युत में बदल देना, साइकिल के अंदर होता है, टरबाइन के अंदर होता है, और आपका जनरेटर के अंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा परावर्तक टेलीस्कोप में उपयोग होता है? कौन सा परावर्तक टेलीस्कोप में आपका प्रयोग होता है? देखते हैं, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये जो इस तरह के प्रश्न हैं आपके दर्पण से, मतलब मिरर से, दर्पण से, या फिर आपका क्या कहते हैं लेंस से, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो इसके अंदर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या करता है? प्रकाश को फोकस करने का काम करता है। इसने पूछा था परावर्तक टेलीस्कोप में। देखो, परावर्तक टेलीस्कोप में आपका अवतल दर्पण इसलिए भी प्रयोग किया जाता है जो क्योंकि यह प्रकाश के बिंदु, जैसे मान लो ये जो प्रकाश आ रहा है, ये इतना, ये इसको एक बिंदु के ऊपर आपका लेकर आ जाती है, यहाँ पे फोकस कर देती है। तो प्रकाश को यह फोकस करता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? देखो, ये प्रकाश को फोकस करता है, उत्तल दर्पण आपका प्रकाश को फैलाता है। आपका प्रकाश को फैलाता है। समतल दर्पण केवल प्रतिबिंब बनाता है, यह सिर्फ छवि बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। और इनमें से अवतल दर्पण है तो ये तो अपना पहले से ही हट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीरा किससे बनता है? देखो, थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं पहले। सबसे पहला परावर्तक टेलीस्कोप किसने बनाया था? आपका बनाया था न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने सबसे पहला बताया था। यह प्रकाश को फोकस करके दूरस्थ ग्रह का अध्ययन करने के लिए आपका प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका उपयोग क्या है? ग्रहों को, जो ग्रह होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए। ग्रह का अध्ययन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरा किससे बनता है? तो हीरा आपका कार्बन से बनता है। हमें पता है कार्बन ग्रेफाइट भी होता है, आपका हीरा भी होता है। और हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, प्रश्न आपका ऐसे आ जाए कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? ये हीरा। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन जो परमाणु होते हैं वो चारों दिशाओं में एक सहयोजक बंध के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और यह बहुत कठोर होता है। इसमें जो कार्बन होते हैं, मान लो ये जो सब कार्बन है, ये एक सहयोजक बंध से जुड़े हुए होते हैं। कैसा बंध होता है इनके बीच में? सहयोजक बंध। कठोर होता है यह। अब देखिए, यह सिलिकॉन, देखो इसका उपयोग तो हमें हीरा का सबको पता ही है। हीरा का आपका उपयोग जो आपके क्या कहते हैं ज्वेलरी बनाने में होता है। सिलिकॉन का उपयोग है, कंप्यूटर चिप जो होती है उसके अंदर सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप, ये चिप्स वो खाने वाला चिप्स नहीं है,
कंप्यूटर चिप है जो चिप डलती थी पहले। आजकल तो मेमोरी इतनी आती है, उसके अंदर डालने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन पहले जो चिप्स डलती थी और ये अब भी यूज में तो ली जाती हैं, तो उनके लिए ये है। एल्यूमिनियम धातु है, हल्की होती है और चमकदार होती है, ठीक है। धातु के रूप में इसका उपयोग किया जाता है बर्तन वगैरह के लिए, या फिर एल्यूमिनियम की आपकी शीट्स भी बनती हैं। सल्फर भाई यह भी आपकी एक धातु है, इसका भी आपका उपयोग एक क्या कहते हैं नॉर्मल आपकी रिएक्शंस वगैरह के अंदर ही किया जाता है। हीरा भाई सबसे कठोर होता है, ये याद रखना। हीरा एक कार्बन का रूप है, शुद्ध रूप है। एक और होता है कार्बन का एक और रूप, क्या होता है कार्बन का एक और रूप है ग्रेफाइट। प्रश्न पूछ लिया जाता है इस तरह का, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट में और हीरे में क्या फर्क होता है? हीरा कठोर होता है, यह नरम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या क्या होता है? लोहा, क्रोमियम, निकल। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। स्टेनलेस स्टील किस लोहे, क्रोमियम और निकल के मेल को बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न भी आपके आजकल देखने को मिल रहे हैं। लोहा और तांबा क्या होता है? इसका कोई सामान्य उपयोग नहीं होता। तांबा और जस्ता होता है आपका पीतल। लोहा और एल्यूमिनियम भाई इसका भी आपका ये हल्की क्या है, एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु। अब ये लोहा, क्रोमियम और निकल क्यों उपयोग किया जाए? तो क्रोमियम है वो जंग लगने से बचाता है, जंग नहीं लगने देता यह है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता था। और स्टेनलेस स्टील से आपके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, रेल इंजन बनाया जाता है, और किचन का जो आपका कुछ सामान होता है वो सब बनाया जाता है। कांसा क्या होता है? एक और चीज देख लेते हैं, कांसा। कांसा भी एक तरह की मिश्र धातु है। कांसा मिलके बनता है तांबा और टीन से। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना किससे क्या मिलता है। लोहा, क्रोमियम, निकल आपका स्टेनलेस स्टील है, कांसा आपका तांबा प्लस टीन से मिलके बनता है, तांबा और जस्ता उसको पीतल बोलते हैं। बेकिंग पाउडर, अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर इक्वल्स टू, मतलब आपका बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर को हम टार्टरिक अम्ल भी बोलते हैं, NaHCO3। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलेंगे हम? सोडियम बाइकार्बोनेट। Na2CO3, Na2CO3 आपका क्या है? वॉशिंग सोडा है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये हर सेशन में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो उसी से समझ जाना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है, सफाई करने में इस्तेमाल होता है। NaOH आपका कास्टिक सोडा है। NaCl आपका सामान्य नमक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फेफड़ों में वायु की थैली को क्या कहा जाता है? देखिए अपने फेफड़े हैं, मान लो आपने नाक से सांस ली, नाक के बाद यहाँ पर आपके आगे जाते हैं एक ट्यूब, पाइप जैसी चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंकियाई बोलते हैं। उनके अंदर ये हवा यहाँ से फिल होती 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 हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है, और फेफड़ों में एक वायु की थैली होती है, उस वायु की थैली को एल्वेलाई बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। भाई फेफड़ों के अंदर आपकी लाखों सूक्ष्म वायु थैलियां होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? लाखों में होती हैं। इनके अंदर भाई क्या होती है? हवा भरती है, इनको एल्वेलाई बोलते हैं। इन्हीं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। क्या होता है?
आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इन्हीं के अंदर ब्रोंकियस, ब्रोंकियस क्या है? ट्रेकिया से फेफड़ों तक हवा ले जाने वाली नालियां। आप देखो यहाँ से मान लो ये शुरू हो रहा है तो ये ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है आपकी? ये होती है आपकी ट्रेकियाई, ये आपकी होते हैं ब्रोंकस। सबसे पहले हवा आपके नाक में आएगी, यहाँ पे आपका नाक है मान लो, वहां से आपकी ट्रैकिया के अंदर जाएगी, ट्रैकिया से ब्रोंकस के अंदर जाएगी। ट्रैकिया श्वसन नली, ये जो नली होती है नाक के बाद ये जो नली जाती है इसको ट्रैकिया श्वसन नली बोलते हैं। ट्रैकिया को हम श्वसन नली भी बोलते हैं, श्वास नली। ग्रास नली, ग्रास नली आपकी भोजन वाली नली होती है, जिससे भोजन पेट के अंदर जाता है, भोजन को पेट तक लेकर जाती है। कई बार प्रश्न इस तरह आता है कि श्वसन की मूल इकाई क्या है? तो श्वसन की मूल इकाई आपकी होती है एल्वेलाई। इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो आपकी एल्वेलाई होती है श्वसन की मूल इकाई। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। अपना जो क्या कहते हैं श्वसन तंत्र होता है उसमें सबसे पहले नाक आती है, फिर आपका आता है ट्रेकिया, यह ट्रेकिया श्वसन नली भी होती है, फिर आपका ब्रोंकियस आता है, फिर आपका कहीं जाके फेफड़े आते हैं। ठीक है। अब ये जो फेफड़े होते हैं इनके अंदर थैली होती हैं छोटी छोटी वायु की, उनको एल्वेलाई बोलते हैं। तो ये पूरी जो सीक्वेंस है, पूरा जो ये रास्ता है इसको याद कर लेना, इस पूरे रास्ते को याद कर लेना, क्योंकि इस तरह के आपके क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रक को क्या कहते हैं? तो हृदय की जो धड़कन को नियंत्रण करता है उसको पेसमेकर कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और हृदय को नियंत्रण करने वाला भाग होता है एसए नोड, एसए नोड बोलते हैं जो हिस्सा हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है। यह क्या करता है? हृदय में विद्युत आवेग पैदा कर देता है। क्या करेगा पेसमेकर? विद्युत आवेग पैदा कर देगा, विद्युत आवेग को पैदा कर देगा जिससे हृदय नियमित रूप से धड़कता है। अब मान लो किसी के हार्ट में, हृदय में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर वाले बंदे को बोला जाता है ना कि भाई लाइट वाली चीज़ों से दूर हो, क्योंकि उसके शरीर में एक ऐसी चीज़ होती है जो उसको करंट की साइड खींच सकती है ना, क्योंकि उसमें विद्युत आवेग होता है। उस विद्युत आवेग की वजह से हृदय आपका धड़कता रहता है। यह हृदय को धड़काने के लिए दिल धड़कता रहता है, धड़कने दो। ठीक है, हृदय आपका धड़कता रहता है इसकी वजह से। वेंट्रिकल क्या होते हैं? नीले हृदय का निचला भाग होता है वेंट्रिकल, यह रक्त को पंप करता है। हृदय का निचला भाग, नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल होते हैं। एंट्रियम ऊपरी भाग। वोल्व, वोल्व क्या करती है? आपका रक्त को एक ही दिशा में, ये वोल है ना जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं और आपके एंट्रियम होते हैं, ओरिकल्स होते हैं, उनके बीच की एक दीवार होती है। वोल्स क्या होती है? एक दीवार होती है जो इधर के रक्त को और इधर के रक्त को मिलने से रोकती है, रक्त का मिश्रण होने से रोकती है यह आपकी वोल। तो आपकी वोल होती है कि दिशा, जो हृदय का जो खून है, आपका रक्त है, वो एक ही दिशा में अच्छे से आपका प्रवाह होता रहे, उसको आपका नियंत्रण करती है। देखिए आपके हृदय में ओरिकल होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल। अब इन दोनों को आपस में अलग कौन करती है? ये वोल्व करती है।
आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एड्स किस वायरस से होता है? तो एड्स HIV वायरस से होता है। इसका आपकी फुल फॉर्म भी देखने को मिल जाती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। इस वायरस से ये क्या करता है? रोगों से लड़ने की क्षमता को आपका नष्ट कर देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। देखो अब H1N1 क्या करता है? यह करता है आपका स्वाइन फ्लू फैलाता है। एड्स की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो सॉरी आपकी एड्स की फुल फॉर्म होती है अच्छा HIV की, ये मैंने एड्स की फुल फॉर्म बता दी आपको, ठीक है। HIV की फुल फॉर्म होगी आपकी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। H1N1 क्या करता है? आपका स्वाइन फ्लू फैलाता है। HFN1 ये क्या करता है? बर्ड फ्लू को फैलाता है। ब्लड फ्लू का वायरस है आपका वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस। यह आपका बर्ड फ्लू वायरस है। SARS-CoV ये आपका कोरोना वायरस का प्रकार है। ये तो आपको पता ही होगा, कोरोना वायरस तो अभी तो गया है। तो यह आपका कोरोना वायरस का प्रकार है। देखिए आपका HIV किससे फैलता है? यह आपका यौन संबंध से फैलता है, संक्रमित रक्त से फैलता है और इसका कोई संभव इलाज नहीं है। और इस एड्स की पुष्टि करने के लिए, इसको पता लगाने के लिए आपका एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट आपका किया जाता है। थोड़ा सा 1 सेकंड वेट करें। एलिसा टेस्ट क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस्से। इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूं मैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस्से आपकी एलिसा की फुल फॉर्म है। इस टेस्ट की वजह से हम पता लगा सकते हैं कि किसी को एड्स है या नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र है CnH2n+1H2O। ठीक है, यह आपका अल्कोहल की व्याख्या करता है। एक आपका क्या कहते हैं, सामान्य सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वस्तु की गति दोगुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? अगर वह आपकी वस्तु की ऊर्जा क्या होती है? जब कोई गतिज ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपका है 12mv²। सबसे पहली बात तो ठीक है। और यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ेगा ना, तो वेग बढ़ने की वजह से वे क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। ठीक है, और आपकी जो क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा क्या होगी? वो 4 गुना हो जाती है। तो 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जल पंप किस नियम पर काम करता है? तो जल पंप वायुमंडलीय दाब के ऊपर काम करता है। जल पंप का जो ऊपर उठाने के लिए वायुमंडलीय दाब बनाना पड़ता है। जब पंप से हवा निकलती है तो बाहरी वायु पानी को ऊपर धकेलता है। जब पंप से हवा निकलेगी तो बाहर वायु जो होती है वो पानी को ऊपर की साइड लेकर आएंगे और फिर पानी बाहर निकलता है। तो इस तरह से आपका जल पंप है वायुमंडलीय दाब के ऊपर काम करता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। सेशन को हमने PYQ के थ्रू किया है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा और अपने व्यूज़ को शेयर कीजिएगा। और इस जो सेशन की पीडीएफ है वह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप को से जुड़ने के लिए आपको एक कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमारे ग्रुप के अंदर आ सकते हैं। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, सारी मेहनत आपके लिए है और आपका इससे सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सारे पीवाईक्यू देख रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल किस तरह के क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल रहे हैं वो सब देख रहे हैं इस सेशन के थ्रू। और सेशन आपका लगातार चल रहा है चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ।